हेलो एवरीवन। श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने हिस्ट्री ऑप्शनल की निःशुल्क क्लासेस शुरू की थी, जिसमें ऑलरेडी हमारी मॉडर्न इंडिया शुरू हो गई थी और मॉडर्न इंडिया में हमारे 4 पार्ट आ चुके हैं। उन 4 पार्ट में हमने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया है। ये हमारा पार्ट 5 है। इसमें हम देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी और मुग़ल प्रशासन के मध्य या मुग़ल साम्राज्य के मध्य किस तरीके से समन्वय और सहयोग बाद में कटु संबंधों के रूप में परिवर्तित हो गया, उसी की हम एक बेसिक पृष्ठभूमि लेने का प्रयत्न करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये श्री आईएएस एकेडमी का इतिहास वैकल्पिक विषय का पाठ्यक्रम है मॉडर्न इंडिया का। आप में से जिन लोगों के पास ये पाठ्यक्रम ना हो, वो हमारे टेलीग्राम चैनल से नीचे दी गई लिंक के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप ये भी जानते हो कि हमने अपने प्रीवियस पार्ट्स में भारत में यूरोप का प्रवेश किस तरीके से हुआ, काफ़ी डिटेल से अध्ययन किया। हमने ये भी देखा कि वो कौन सी प्रारंभिक यूरोपीय बस्तियां थीं, उन्होंने किस तरीके से भारत में अपने उपनिवेश या अपनी फैक्ट्रियां इस्टेब्लिश की। साथ ही हमने ये भी जाना था कि आखिरकार पुर्तगाली एवं डच किस तरीके से अंग्रेज़ों के साथ प्रतिस्पर्धा में बाहर हो गए या किस तरीके से वैवाहिक संबंधों के द्वारा वो अंग्रेज़ों के समक्ष नतमस्तक हो गए। इसके अलावा ये भी हमने देखा कि आखिरकार अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के मध्य हुई प्रतिस्पर्धा में कैसे कर्नाटक एक युद्ध का स्थल बना और अंततः 1763 में पूरी तरीके से अंग्रेज़ों के अधीन आ गया, अर्थात फ्रांसीसी केवल पांडिचेरी तक सीमित रहकर भारत में अपनी क्रियाविधि को संपादित करते रहे। जब हमने ये सब कुछ अध्ययन कर लिया, तब हमारे पास सिर्फ एक ही टॉपिक बच रहा था, वो ये कि आखिरकार कंपनी का और बंगाल के मध्य किस तरीके का संबंध रहा, कैसे कंपनी ने बंगाल में धीरे धीरे अपने प्रभुत्व को स्थापित कर अपनी महत्वाकांक्षा को साकार रूप देने के लिए प्लासी और बक्सर जैसे युद्धों में संलिप्त हुई। अर्थात प्लासी और बक्सर के युद्ध के पहले की ऐसी कौन सी पृष्ठभूमि थी जिसने कंपनी को ये सब करने के लिए प्रोत्साहित किया, या आप कह सकते हो कि इसने कंपनी के अंदर उस छिपी हुई महत्वाकांक्षा को प्रमोट किया जो कि पहले कंपनी में नहीं थी। क्लियर? तो अगर ये पृष्ठभूमि आप समझ गए तो वास्तव में आप ये समझ जाओगे कि अंग्रेज़ों और बंगाल के नवाब के मध्य वो युद्ध क्यों हुए। साथ ही आप ये समझ जाओगे कि उन युद्धों ने किस तरीके से भारत के इतिहास की दशा और दिशा को पूरी तरीके से परिवर्तित कर दिया। होता क्या है कि कई बार हम जब पढ़ते हैं, चाहे हम प्लासी के युद्ध को पढ़ें, चाहे हम बक्सर विजय को पढ़ें, तो हम उसके पीछे की पृष्ठभूमि को नहीं पढ़ते। पीछे की पृष्ठभूमि को न पढ़ने के वास्तव में 2 कारण होते हैं। एक तो कारण ये होता है कि उसकी पृष्ठभूमि मुग़ल प्रशासन या मुग़ल सत्ता से जुड़ी होती है, जो कि हम मेडिवल इंडिया के अंतिम भागों में कंप्लीट कर रहे होते हैं। दूसरी बात ये है कि उसको पढ़ाना एक तरीके से बोरिंग हो जाता है, अर्थात कई सारे संस्थान के संस्थापक जब उसे कहानी के रूप में नहीं समझा पाते और अभ्यर्थी को वो बोरिंग लगने लगता है, तो बेसिकली वो उस टॉपिक को वहाँ से एंड कर देते हैं। और जब टॉपिक को एंड कर देते हैं तो अभ्यर्थी के मन में वो दुविधा बनी रहती है कि आखिरकार प्लासी उनके लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया, आखिरकार बंगाल उनके लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया। और अगर आज आप ये स्टोरी पूरी क्लियर कर लिए कि वास्तव में ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के मध्य कैसे धीरे धीरे अधिकारों की प्राप्ति को लेकर होड़ मची रही और उन अधिकारों को वास्तव में राजनीतिक महत्वाकांक्षा बनाने में कैसे प्लासी ने अपनी भूमिका निभाई, तब आप समझ पाओगे कि अच्छा, प्लासी के युद्ध के पीछे का ये कारण था। और फिर आप तब ये समझ पाओगे कि आखिरकार बक्सर के युद्ध में दोषी कौन था। क्लियर? क्योंकि अगर आपने ये सारी चीज़ें नहीं समझी ना, तो प्लासी पढ़ाना आसान है, बक्सर पढ़ाना उससे भी आसान है। लेकिन वही है कि आसान होने के बावजूद भी अगर आपको टॉपिक ही ना समझ में आया, अगर आपसे यूपीएससी ने प्लासी के पहले क्वेश्चन पूछ लिया
या बक्सर का दोषी कौन था उस पर क्वेश्चन पूछ लिया, तो हो सकता है कि आपका मस्तिष्क, आपकी लेखनी वहाँ पर थम जाए। क्लियर। तो हम क्या करेंगे, अपने इस पार्ट में पहले ये देखेंगे कि बंगाल और अंग्रेजों के नवाबों, सॉरी, बंगाल व कंपनी या बंगाल व अंग्रेज या बंगाल के नवाबों के मध्य कैसे संघर्ष की शुरुआत हुई। उस संघर्ष की परिणति के रूप में जो प्लासी का वॉर हुआ उसे हम अगले पार्ट में देखेंगे। क्लियर। तो हम शुरू करते हैं अपने इस आज के टॉपिक को। तो जैसा कि आप जानते हो कि आपको पता होगा कि वास्तव में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में 1600 ईस्वी में आती है। 1600 ईस्वी में जब ब्रिटिश कंपनी भारत आती है, हमने थोड़ी सी पृष्ठभूमि प्रीवियस में पढ़ ली थी, तो आपने उसमें ये देखा था कि कैसे कैप्टन हॉकिंस, कैसे टॉमस रो, कैप्टन हॉकिंस के द्वारा कैसे पहले ये पूछा गया ब्रिटिश उस समय मुग़ल बादशाह से कि भाई साहब आप हमको क्या पश्चिमी तट पर कोई एक फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने की अनुमति दे सकते हो अर्थात हमें एक व्यापारिक कंपनी के रूप में एक जगह चाहिए जहां पे हम अपनी व्यापारिक गतिविधियों को संपादित कर सकें। तो उस समय के मुग़ल बादशाह नवाब ने कंपनी को कहा कि ठीक है, आप ये कर सकते हो, और उन्होंने जहांगीर, उस समय नवाब हुआ करते थे, उन्होंने हॉकिंस को परमिशन दे दी। लेकिन हॉकिंस को जब ये परमिशन मिल गई, अर्थात उसे जब ये परमिशन मिल गई कि सूरत में हम अपनी कंपनी इस्टेब्लिश कर सकते हैं, तो उसको ये लगा कि चलो अच्छी बात है, नवाब ने हमें, सॉरी, मुग़ल सम्राट ने हमें कंपनी इस्टेब्लिश करने की परमिशन दे दी। लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य की ये महत्वाकांक्षा जागृत हो गई कि एक काम करो कि मुग़ल बादशाह से न केवल पश्चिमी तट पर हमें या हमें पश्चिमी घाट पर हमें एक कंपनी इस्टेब्लिश करने की परमिशन दे, बल्कि उनसे इस बात की भी रियायत ले लो कि वो हमें पूरे भारत के कोस्टल एरिया में, जहाँ पर मुग़ल साम्राज्य इस्टेब्लिश है या जहाँ पर मुग़ल साम्राज्य की सीमा लगती है, उसके किसी भी भाग पर हम अपनी व्यापारिक कोठी या अपनी व्यापारिक फैक्ट्री ओपन कर सकते हैं। देखो, यहाँ पे मैं पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ कि व्यापारिक कोठी और व्यापारिक कंपनी का क्या मतलब है, या फैक्ट्री आप वर्ड सुनते हो, फैक्ट्री हो या कोठी हो, इसको आप एक तरीके से गोदाम समझिए। गोदाम किस चीज़ की, जैसे आप देखते हो ना कि ये लोग क्या करते थे, इंडिया से कई सारा रॉ मटेरियल निकालते थे, चाहे वो सोरा हो, चाहे वो सूती वस्त्र हों, समझ रहे हैं, इन सारी वस्तुओं को जहाँ एक जगह इकट्ठा कर कर रख देते थे। जैसे आज भी आप देखते होंगे ना, जो हमारे यहाँ के पोर्ट हैं, चाहे कांडला हो, चाहे मारमागोवा हो, चाहे विशाखापट्टनम या पारादीप, तो वहाँ पे आप देखते होंगे बड़े बड़े टैंकर्स ऐसे खड़े रहते हैं, है ना, बड़े बड़े टैंकर जिसमें दवाइयाँ वगैरह आती हैं या कई सारी अलग वस्तुएं आती हैं। कभी कभी आपने ट्रेन की बोगियों में वही कार्टून्स देखे होंगे, है ना। मूवीज़ में तो ऑलरेडी आपने देखा होगा, जब भी पोर्ट्स की कोई जानकारी दिखाते हैं तो उस मूवी को उस मूवी में ज़रूर इस चीज़ को दिखाते हैं। क्लियर। तो इन पोर्ट्स में जो माल होता था या जो वो बंदरगाह होते थे, वहाँ पे जो छोटी छोटी कॉलोनियाँ होती थी ना, उन्हीं को कहा जाता था फैक्ट्री। अर्थात वहाँ पे माल इकट्ठा करने की जगह होती थी फैक्ट्री। पूरे देश से उन्होंने जहाँ जहाँ से माल इकट्ठा किया, वो माल इकट्ठा करने के बाद वो अपने उस पोर्ट पर लाए। उस पोर्ट से उनको जहाँ पे माल भेजना था, अर्थात यूरोप में माल भेजना होता था, तो वहाँ पे वो माल भेज देते थे। समझ गए। अब इससे क्या फ़ायदा होता कि अगर जगह जगह पे उनकी वो फैक्ट्री हो जाती, जगह जगह पे उनके प्लेसेस हो जाते, तो मान लो उनका उड़ीसा से कोई माल जाना है सूरत में, तो वो यहाँ से सूरत लेकर जाएंगे तो काफ़ी उनका ट्रांसपोर्टेशन लगेगा। ऐसे वो यहीं से उड़ीसा में वो कर देंगे और यहाँ से सीधे अपना भेज दिए यूरोप में। समझ रहे हो। तो इसलिए उन्होंने चाहा कि मुग़ल साम्राज्य की सीमा जहाँ तक भी लगती है, वहाँ वहाँ पे हमें इस्टेब्लिश करने को मौका मिले। तो उस समय के जो मुग़ल बादशाह था जहांगीर, उसने सोचा कि इनको ये रियायत देना नुकसानदेह है। नुकसानदेह क्यों है? क्योंकि इससे पहले भी कई सारी कंपनियां भारत में आ चुकी थी, चाहे वो पुर्तगालियों की बात हो, चाहे वो डचों की बात हो, चाहे वो डेनिस की बात हो,
या फिर इनके समय पे ही फ्रांसीसी कंपनी भी अपने प्रभुत्व में आ चुकी थी। तो उसे ये लग रहा था कि केवल और केवल ब्रिटिशर्स को अगर हम ये परमिशन दे देंगे तो कल को अन्य व्यापारिक कंपनियां भी हमसे ऐसी परमिशन मांगेंगी। लेकिन टॉमस रो, जिसको आप समझते हो, रो का मतलब इतना रोया उसके सामने कि बाबूजी अगर आप हमको कंपनी ओपन करने की परमिशन नहीं देंगे तो जो कंपनी वाले लोग हैं वो हमको जहाज़ में नहीं ले जाएंगे, वो हमको यहीं पर छोड़ देंगे, हम भूखे रहने लगेंगे, हमारा क्या होगा, हमारे बच्चे हैं, ये सब मतलब इतनी मिन्नतें करने लगा कि बाद में मुग़ल बादशाह को भावनात्मक होकर कहना पड़ा कि ठीक है जाओ आप ओपन कर सकते हो, लेकिन आप ओपन करोगे बट उसकी किलेबंदी नहीं करोगे। किलेबंदी का क्या मतलब होता है? किलेबंदी का मतलब ऐसे समझो कि जैसे आप लोग दिल्ली में रहते हो, ठीक है, दिल्ली में रहने पर आप क्या करते हो कि आपको मकान मालिक ने अपना एक रूम दिया, क्लियर। अब होता क्या है, 99% मकान मालिक के मध्य ये टसल रहती है, बच्चों के मध्य और मकान मालिक के मध्य, कि ज़्यादा मैप आप दीवार पे नहीं चिपकाओगे या ज़्यादा कील वगैरह आप नहीं ठोका ठाकी करोगे, क्लियर। अब आप कल से अगर अपने मकान में कील वगैरह ठोकने लगो, मैप लगाने लगो, ठीक है, एसी वगैरह लगवा लो, अन्य भी कई सारे ऐसे प्रोविज़न कर लो जिससे मकान मालिक को लगने लगे कि अरे ये तो ऐसे यहाँ पे रहने लग रहा है जैसे इसको कभी मकान ही नहीं खाली करना, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये रेंट के नाम पे इस एग्रीमेंट को कहीं अपना ही मकान बना ले। तो वो क्या करता है, वो आके आपकी प्रभुता को रोकने का प्रयत्न करता है। वो आपसे हमेशा ये कहेगा कि आप जो ये कीलें लगा रहे हो ये मत लगाना, आप अगर यहाँ पे मैप लगाओगे तो मुझसे पूछ कर लगाना। ये क्या चीज़ें हैं? ये वास्तव में यही चीज़ें हैं कि वो नहीं चाहता है कि आप किलेबंदी करो, अर्थात आप किसी तरीके से उस जगह के मालिक बनने का प्रयत्न करो। और वो हमेशा आपको इस बात का एहसास दिलाता रहेगा कि आप उसके रेंटी हो, क्लियर। रेंटी का मतलब आप उसके यहाँ किराए पे हो। तो इस स्थिति की तरह बिल्कुल वैसी ही स्थिति जहांगीर की थी। तो अंग्रेज़ों ने कहा कि ठीक है, जहांगीर 100 वर्ष तक तो जीवित रहेगा नहीं, तो जैसा वो कह रहा है वैसा ही हम कर लेते हैं। तो जब तक जहांगीर था तब तक उन्होंने ऐसा कोई दुस्साहस भरा कार्य नहीं किया। लेकिन जहांगीर के मरने के बाद या जहांगीर के बाद क्या हुआ, जब जहांगीर जीवित ही था तो उसी के शासनकाल के अंतिम वर्षों में हुआ क्या कि उसके 4 पुत्र और 3 पुत्रियों के मध्य विवाद शुरू हुआ। किस चीज़ को? मुगल सम्राट की सत्ता में कौन राजा बनेगा अगला। तो उस सत्ता के उत्तराधिकार ने अलग अलग क्षेत्रीय, उस समय के जो उसके बेटे थे उनके अंदर महत्वाकांक्षा को जागृत कर दिया। ये उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हुआ 1657 के टाइम पीरियड पे। वास्तव में जहांगीर की 14 संतानें थीं। देखो ये कुछ याद नहीं करना है, बस मैं आपको कहानी के रूप में बता रहा हूँ। कहानी के रूप में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको क्लियर हो जाए कि अच्छा ये आदमी आया कहाँ से, क्लियर। क्योंकि अगर ये कहानी आप नहीं समझेंगे तो फिर आप ये नहीं समझ पाएंगे कि आखिरकार आधुनिक भारत में ऐसी क्रियाविधि हुई क्यों, समझ रहे हैं। तो हुआ क्या, 1757 में युद्ध हुआ उत्तराधिकार को लेकर, और उस उत्तराधिकार के युद्ध में रोशन आरा, ठीक है, अली गौहर, क्लियर, और फिर आता है जहां आरा। ये 3 लेडीज़ हैं, क्लियर। इधर पुरुषों में मुराद, दारा सिको, औरंगजेब और शाह सूजा, ये 7 मेंबर, अर्थात 14 पुत्र और पुत्रियां थीं, 14 जो संतानें थीं उनमें केवल 4 पुत्र बसते हैं और 3 पुत्रियां बसती हैं। तो आप ये तीनों पुत्रियों को देख लिए, चारों पुत्रों को देख लिए, नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है। जब हम मेडवल इंडिया पढ़ेंगे तो वहाँ पे इनकी भूमिका को पढ़ते वक्त हमें इनके नाम अपने आप याद हो जाएंगे, समझ रहे। तो हुआ क्या कि इन 3 लेडीज़ों ने शाह सूजा को यहाँ पर छोड़कर सब ने एक एक का साथ दिया। किसी ने औरंगजेब का साथ दिया, तो किसी ने मुराद का साथ दिया, तो किसी ने दारा सिको का साथ दिया। दारा सिको सत्ता में आना नहीं चाहता था, समझना। दारा सिको एक फिलोसफिकल पर्सन था, वो सत्ता की कुर्सी के लिए इतना लालायित नहीं था। मुराद बख्श को
सत्ता पसंद थी। मुराद बख्श वास्तव में उसको मुराद नाम से भी जाना जाता है, उसको सत्ता पसंद थी। क्लियर। शाह सूजा जो था वो सबसे ज़्यादा महत्वाकांक्षी था। क्लियर। शाह सूजा वास्तव में उस समय बंगाल में सूबेदार के पद पे था, आप कह सकते हो बंगाल का वो गवर्नर हुआ करता था। वहीं पे जो मुराद था वो गुजरात का गवर्नर हुआ करता था। क्लियर। तो हुआ क्या कि जो सबसे पहली महत्वाकांक्षा है वो महत्वाकांक्षा जगी शाह सूजा के अंदर। शाह सूजा ने 1658 में विद्रोह कर दिया कुर्सी के लिए। क्लियर। लेकिन औरंगजेब ने इसका दमन कर दिया और इसको दमन करके इसको मार दिया। क्लियर। तो शाह सूजा की स्टोरी खत्म हो जाती है 1658 के बाद। क्लियर। फिर इसके बाद कई लड़ाइयाँ होती हैं, चाहे वो धर्मत की लड़ाई हो, फिर आगे अन्य कई छोटी छोटी लड़ाइयाँ होती जिनमें मुराद भी पराजित हो जाता है, दारा सिकोह भी पराजित हो जाता है, और फिर अकेला बचता है औरंगजेब, और वो 1707 तक भारत में शासन करता है। उसका शासन कई उपलब्धियों के लिए, कई खामियों के लिए विख्यात है। उसे हम मेडवल इंडिया में पढ़ेंगे। क्लियर। तो आप इस तरीके से समझ गए कि वास्तव में शाह सूजा कौन था। शाहजहां का पुत्र था। तो हुआ क्या कि उसी समय यानी कि जब जहांगीर था तो जहांगीर थोड़ा कमज़ोर हो चुका था। तो शाह सूजा ने क्या किया कि जहांगीर के कहने पर कि भाई साहब आप कंपनियों को थोड़ी सी रियायत दे दो। तो 1651 में शाह सूजा जो उस समय बंगाल का गवर्नर हुआ करता था, उसने 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले बंगाल में कंपनी को चुंगी मुक्त व्यापार की स्वतंत्रता दे दी। यहाँ से देखिए, अगर आप ये स्टोरी यहाँ से समझने लगे तो आप समझ जाओगे कि ये 3000 रुपये कर की चुंगी के बदले मुक्त व्यापार किस तरीके से इनकी महत्वाकांक्षा को जागृत करने में एक सहायक की भूमिका निभाई। समझ गए। तब आप वास्तव में प्लासी और बक्सर को काफ़ी गहनता पूर्वक समझ पाओगे। पढ़ाना होता तो मैं डायरेक्ट पढ़ा देता, लेकिन वो मज़ा नहीं आता। समझ गए। तो 1651 में शाह सूजा ने ये कहा कंपनी से कि बाबूजी आप लोग इस चीज़ को लेके परेशान होते हो, आपको रोज़ टोल टैक्स देना पड़ता है। जैसे आजकल आप जब रोड पे जाते हो ना तो आपको टोल टैक्स देना पड़ता है, लेकिन गवर्नमेंट ने आपके लिए सुविधा कर दी है रेडियो फ्रिक्वेंसी पर आधारित फास्ट टैग की। तो फास्ट टैग से अपने आप रुपए कट जाते हैं। लेकिन अगर कल आपसे कोई ये ट्रीटी कर ले NHAI वाले, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लोग, कि बाबूजी आप हमें साल भर में केवल 5000 रुपये दे दें और कितनी भी गाड़ियाँ आप अपनी घुमाएं, हमें कोई दिक्कत नहीं, तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। समझ गए। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। तो हुआ क्या कि शाह शुजा ने यही किया, कंपनी को यह अधिकार दे दिया कि आप चुंगी मत देना। देखो चुंगी, उस समय चुंगी वर्ड इसे कहते थे, आज इसे टोल टैक्स कहते हैं। क्लियर। चुंगी का मतलब था कि जैसे बंगाल की सीमा में अगर कंपनी ने प्रवेश किया तो उस सीमा के अंतर्गत आने के लिए उनको एक टैक्स पे करना होता था। जैसे आप लोग कभी भी जिस भी व्हीकल से आते होंगे ट्रेन को छोड़कर, अगर आप बस से या कार से या बाइक से तो टैक्स नहीं लगता, बाइक्स का और जो 3 व्हीकल हैं, 3 पहियों वाली गाड़ियाँ, उन पे टोल टैक्स नहीं लगता है। हाँ। तो क्या होगा कि आप अगर 4 पहिया से आ रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि वहाँ टोल टैक्स देना पड़ता है। अगर आपकी गाड़ी एम्बुलेंस है या आप VIP हैं तो नहीं देना पड़ेगा। तो इसी चीज़ को मुक्त व्यापार उसने कर दिया कि अब आपकी गाड़ियाँ टोल पर नहीं रुकेंगी। समझना। अब जब टोल पे नहीं रुकेंगी और आप केवल हमें 3000 रुपये दे दीजिए, ये 3000 जो रुपए थे वास्तव में इस चुंगी से कम थे। मतलब चुंगी में अगर आपको पूरे साल में टोटल 5000 पे करने पड़ते थे अलग अलग समय पे, तो आप 3000 रुपये एक मुश्त देकर अपनी स्कीम्स का लाभ उठा सकते थे। समझ रहे। जैसे आप लोग मोबाइल रिचार्ज कराते हो तो एक साल का अगर पैक आपने डला लिया तो 1500-1600 रुपये का हो जाता है पैक। समझ गए। वही चीज़ इसने की शाह सूजा ने। लेकिन उत्तराधिकार का जब युद्ध हुआ 1657 के बाद से, तो 1658 में ये पराजित हो गया और इसका शासन बंगाल से समाप्त कर दिया गया। जब बंगाल से इसका शासन समाप्त कर दिया गया तो उस समय औरंगजेब ने अपने एक निजी सूबेदार को बंगाल में नियुक्त किया। उसका नाम था शाइस्ता खां। समझना, क्योंकि इसका तो पद समाप्त हो गया। तो शाइस्ता खां ने 1762 में एक फरमान जारी किया। फरमान का मतलब
एक आदेश जारी किया और उसमें कहा कि कंपनी को अब चुंगी नहीं देनी है, अर्थात अब कंपनी पूरी तरह से चुंगी मुक्त व्यापार कर सकती है। समझना, पहले क्या था कि आपको 3,000 रुपये देने हैं, अब क्या है कि आपको कोई रुपया नहीं देना है, अर्थात आप पूरी तरह से अब मुक्त हो। समझ गए। जब ये चीज़ें हुई तो क्या हुआ कि औरंगजेब को लगा कि अरे भाई इसको क्या हो गया है, इतना मुंह में क्यों आ गया, इतनी इसके अंदर ममता दया कृपणता क्यों आ गई। तो इस दया और कृपालुता को लेकर औरंगजेब ने क्या किया, कहा कंपनी से कि भाई साहब आप कुछ भी हो हमें उससे नहीं मतलब, आपको 2% तो चुंगी देनी पड़ेगी और 1.5% आपको जजिया के साथ में टैक्स भी पे करना पड़ेगा। तो 2% चुंगी आखिरकार औरंगजेब ने क्यों कही, क्योंकि इस समय तक औरंगजेब सत्ता में अपने आप को प्रभुता के रूप में इस्टेब्लिश कर चुका था, अर्थात इस समय औरंगजेब को उत्तराधिकार के युद्ध में संघर्ष नहीं करना पड़ रहा था। पहले उसने क्यों नहीं कहा, क्योंकि उस समय वो उत्तराधिकार के युद्धों में संघर्षरत था, तो उसकी स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी। और जब राजा की स्थिति मजबूत हो जाती है तो आप देखते हो कि राजा अपने राजत्व के सिद्धांत को मजबूती देने के लिए राजस्व की उगाही करता है। क्लियर, आप पढ़े हो ना कि R5 की थ्योरी क्या होती है। R5 की थ्योरी में राजा होता है, राजस्व होता है, राजत्व होता है, राज्य अधिकारी होते हैं और राज्य होता है। क्लियर, हम हर चीज़ को देखो इन्हीं अगर 5 एंगल पे पढ़ेंगे तो हमें वास्तव में पूरा दुनिया का कोई भी प्रशासन हो काफ़ी अच्छा समझ में आने लगता है। क्लियर, तो जब ऐसी चीज़ कही तो अंग्रेजों को आप बताइए अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा। बुरा लगेगा, क्यों, क्योंकि पहले उनको आपने 3,000 रुपये कहा, फिर किसी ने उनको मुफ्त कर दिया, अब आप उनसे कह रहे हो कि भाई साहब फिर पैसे लो। जैसे आपसे आपके मकान मालिक ने कोरोना के टाइम पीरियड पे मकान का रेंट नहीं लिया, या हो सकता है कुछ से लिया हो या कम लिया हो। क्लियर, अब मकान मालिक कह दे कि हम ऐसा है 3,000 रुपये किराया और बढ़ा देंगे, तो आपको क्या लगेगा, अरे यार इससे अच्छा कोरोना में भी ले लेते, मतलब किराया क्यों बढ़ा रहे हो। तो वो बुरा लगेगा, और वो बुरा ऐसा होगा कि आगे चलकर टकराव पैदा कर देगा। वही चीज़ औरंगजेब और अंग्रेज़ों के मध्य हुई, और जब ये घटना हुई तो यहीं से धीरे धीरे मुगल सम्राटों के प्रति और कंपनी के प्रति टसल की शुरुआत होने लगी। लेकिन कंपनी अभी इतनी शक्ति संपन्न नहीं थी कि वो उस समय के मुगल सम्राट औरंगजेब को चुनौती दे सके। इसलिए कंपनी को हर बार संधि के रूप में या अपमान के रूप में उस जहर को पी लेना होता था, अर्थात वो सोचते थे अभी इससे लड़ना उतना उचित नहीं है। क्लियर, उसी समय आप देखोगे कि 1668 के टाइम पीरियड पे बम्बई किसको मिल जाता है, अंग्रेजों को। कहाँ से मिलता है, चार्ल्स द्वितीय का जब विवाह होता है उनकी प्रेयसी पुर्तगाल की जो थी उनसे उनको मोहब्बत थी कैथरीन के साथ, तो पुर्तगाली जो राजा था उसने अपनी बेटी की खुशी के लिए दहेज के रूप में अंग्रेजों को बम्बई गिफ्ट में दे दिया। अब जब बम्बई मिल गया, अर्थात जब दामाद मिल गया, तो क्या हुआ, अंग्रेजों को लगा कि बम्बई काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, आप समझ सकते हो कि उस समय बम्बई पश्चिमी तट का सबसे बड़ा पोर्ट होता था। बम्बई का मतलब ये नहीं जो आज बम्बई का केवल छोटा सा शहर है, बम्बई का मतलब पूरा का पूरा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र को ही उस समय बम्बई के रूप में जाना जाता था। क्लियर, आप आधुनिक संदर्भ की सीमा को ले सकते हैं। तो इतने बड़े एरिया पे जब कंपनी का अधिकार हो गया तो कंपनी के लिए बम्बई काफ़ी प्रमुख बन गया, और आप देखते हो कि बम्बई, मद्रास और बंगाल ये तीन उसकी प्रेसिडेंसियाँ बनकर इन फ्यूचर उभरती हैं। समझ गए। तो अब बम्बई में जब कंपनी की प्रभुता हो गई, सूरत में जब कंपनी की प्रभुता हो गई, अर्थात पश्चिमी तट पर कंपनी की जब प्रभुता हो गई, तो कंपनी की महत्वाकांक्षा किधर को बढ़ेगी, पूर्वी तट की ओर। यहाँ ध्यान देना, क्योंकि यहाँ इसलिए मैं ऐसा समझा रहा हूँ क्योंकि आगे चलकर जब आप एक प्रश्न पढ़ते हो ना कि क्लाइव ने वो चाबी बंगाल में खोजी, वास्तव में क्लाइव के पहले ही कईयों ने चाबी खोज ली थी। क्लाइव तो वहाँ जाकर बस उसको क्रियात्मक रूप दे रहा था। हालांकि इसके पहले 1668 के बाद से जब बम्बई में कंपनी अपनी सत्ता इस्टेब्लिश कर चुकी थी और
पूर्वी तट की ओर उसको अपनी सत्ता इस्टेब्लिश करनी थी, तो उसने ये महत्वाकांक्षा जागृत हो चुकी थी। अतः क्लाइव का योगदान केवल एक सहायक की तरह है। और जब हम ब्रिटिश भारत की विजय पढ़ेंगे तो हम वहाँ पे इस चीज़ को और डिटेल से पढ़ेंगे। क्लियर। इसी समय जब बम्बई की बात आती है तो गेराल्ड अंगियार के अंदर महत्वाकांक्षा जग जाती है। वास्तव में ये बम्बई में उस समय का गवर्नर हुआ करता था। तो इसको ये लगा कि जब बम्बई हमको मिल गया, अर्थात एक हिस्सा भारत का हमें मिल गया है, तो क्यों ना अब हमें व्यापार के साथ साथ तलवार को लेकर भी आगे बढ़ना चाहिए। अर्थात एक हाथ में प्रार्थना पत्र हो। प्रार्थना पत्र का मतलब कि बाबूजी हमें यहाँ से व्यापार करने की परमिशन दे दो। अगर वो परमिशन देते हैं तो अच्छी बात है, नहीं देते हैं तो तलवार से उनका वध करके हम परमिशन ले लेंगे। अर्थात हम युद्ध का विकल्प चुनेंगे। पहले हम अनुनय करेंगे, अनुनय और विनय करने के बाद अगर वो पर्सन नहीं माना, चाहे वो कोई भी हो, तो हम उसको दंड देंगे। अर्थात साम करेंगे फिर दंड करेंगे। समझ गए। इस नीति को गेराल्ड अंगियार ने अपनाने की बात कही। और इसी दिशा में बढ़ते हुए जोशुआ चाइल्ड, इनका नाम आप हमेशा सुनते हो कि इन्हीं के द्वारा एक स्टेटमेंट दिया जाता है कि अब कंपनी को एक हाथ में तलवार और एक हाथ में धर्म की ध्वज पताका लेकर जाना चाहिए। क्लियर। तो इन्होंने क्या कहा कि अब हमें वह आधार निर्मित करना चाहिए कि जिस पर प्रशासनिक व सैनिक ढांचा खड़ा हो। अर्थात कि अब हमने जब बम्बई प्राप्त कर लिया है तो अब कंपनी को यहीं तक केवल सीमित नहीं रहना चाहिए। अर्थात कंपनी को अब व्यापारिक कंपनी से बढ़कर प्रशासनिक व सैनिक क्रियाविधि में आना चाहिए। अब आप समझो, यहाँ पे एक लाइन याद रखना कि जब ये कहा जाता है कि सीले का जो स्टेटमेंट है कि हमने संयोग से भारत विजित कर लिया, या संयोग से हमने भारत को विजित कर लिया, या हमने बेखबरी के दौर में भारत को विजित कर लिया, तो आप ये सारे के सारे फैक्ट यूज कर सकते हो ना कि बाबूजी बेखबरी तो नहीं थी। जब आप 1668 में बम्बई प्राप्त कर लेते हो दहेज के रूप में, तो आप इतने खबरदार हो गए थे कि आपने एक हाथ में तलवार और एक हाथ में प्रार्थना पत्र लेने की बात तक कर ली थी। आप इतने खबरदार हो गए थे कि आपने प्रशासनिक और सैनिक ढांचे की महत्वाकांक्षा को प्रमोट करने लगे थे। जबकि आपको ये समझना चाहिए कि आप केवल और केवल एक व्यापारिक कंपनी थे, और व्यापारिक कंपनी का उद्देश्य कभी भी राजनीतिक नहीं होता। अतः आपको अगर व्यापार में असुविधा हो रही थी तो आप व्यापार की असुविधा को दूर करने के लिए प्रशासन और सैनिक स्ट्रक्चर में नहीं आना चाहिए, आपको कहीं और से व्यापार कर लेना चाहिए था। तो वो हम पढ़ेंगे जब हम एक एक क्वेश्चन, जब देखो हमने क्या सोचा ना कि अभी हम आपको यहाँ पे सब कुछ पढ़ा दे रहे हैं बेसिक के रूप में, और फिर आप देखते हो कि हम आपको अपने अंतिम पार्ट में जब ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है तो विगत वर्ष में आए हुए सभी प्रश्नों को गहनतापूर्वक समझाते हैं। तो वहाँ पे टॉपिक और अच्छे से रिवाइज हो जाते हैं। क्लियर। नहीं तो अभी हम कर देंगे ना तो गपचप हो जाएगा। गपचप मैं करना नहीं चाहता हूँ, समझ रहे। तो आप यहाँ से एक लाइन ये समझ गए कि वास्तव में वो लोग बेखबर नहीं थे, आखिरकार खबरदार थे। और इसी दिशा में बढ़ते हुए 1619 में जॉब चॉर्नॉथ ने सूतानाती में अंग्रेजी कोठी की स्थापना की। वास्तव में सूतानाती कहाँ पे है अभी हम इसे देखेंगे, लेकिन इससे पहले हम ये देख लें कि जब उससे ने 1690 में सूतानाती में अपनी अंग्रेजी कोठी की स्थापना कर ली तो वहीं के एक सूबेदार थे शोभा सिंह, उनसे कहा कि भाई साहब क्या हम किलेबंदी कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा बाबूजी औरंगजेब ने मना किया है, आप समझ सकते हो, ऐसा है वैसा है। तो कहा अरे यार मान जाओ यार, किले ही बंदी करेंगे, ऐसा थोड़ा ना उसमें तोपे लगा देंगे। तो कहा ठीक है भाई कर लो किलेबंदी। तो इस किलेबंदी ने वास्तव में उनके अंदर शुरुआत कर दी महत्वाकांक्षा की, शुरुआत कर दी उनके अंदर मुगल सम्राट को चुनौती देने की। क्लियर। इस किलेबंदी के बाद क्या हुआ कि 1698 में, आपको ये देखो डेटें नहीं याद रखनी है कि 1670 में क्या हुआ, 1691 में क्या हुआ, बस कहानी याद रखनी कि हाँ पहले उनको सूतानाती में किलेबंदी मिली और फिर उन्हें वहाँ के जमींदार शाह अजीमुशान के द्वारा सूतानाती, कोलिकाता और गोविंदपुरी की जमींदारी मिल गई। और जब ये जमींदारी मिल गई तो इन्हीं तीनों को उसने सम्मिलित करके कलकत्ता के अंतर्गत बस्ती बसाई और उस बस्ती को नाम दे दिया फोर्ट विलियम।
फोर्ट विलियम वास्तव में ब्रिटेन का जो राजा हुआ करता था विलियम तृतीय, उसके नाम पर रखा गया। आप लोग कह रहे होंगे सर ये क्या बोल दिए। देखिए ये ऐसे मैं कह सकता हूँ कि मान लो जैसे दिल्ली के बारे में आप पढ़ते हो, दिल्ली इतना बड़ा स्टेट है, छोटा सा, क्लियर। अब इस दिल्ली में अलग अलग रीजन है, कहीं पे जीटीबी नगर है, कहीं पे आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी मिलेगी, कहीं पे आपको साउथ ब्लॉक मिलेगा, कहीं पे आपको नॉर्थ ब्लॉक मिलेगा, कहीं पे आपको प्रेसिडेंसी एरिया मिलेगा। कई सारे रीजन है दिल्ली में जिनको एनसीआर रीजन बोलते हो आप। दिल्ली के सम्मिलित रीजन को आप क्या बोल देते हो, जो आसपास के लगने वाले क्षेत्र हैं, एनसीआर। एनसीआर क्यों बोलते हो, नेशनल कैपिटल रीजन, क्योंकि वो उसके आसपास लगते हैं और उनको सम्मिलित रूप से आपने एक बस्ती का नाम दे दिया। बिल्कुल वैसा ही सूतानाती, कोलिकाता और गोविंदपुरी ये छोटे छोटे क्षेत्र थे, इतने भी छोटे नहीं थे कि आप इनको एक मोहल्ला कह दो। मतलब छोटे छोटे क्षेत्र का मतलब ऐसे जैसे नॉर्थ दिल्ली, साउथ दिल्ली, क्लियर, और दिल्ली के आसपास के रीजन। तो इन तीनों को अगर हम एक वर्ड में बोले तो हम बोल देते थे वो बस्ती थी, वो फोर्ट विलियम था, वो कलकत्ता थी, क्लियर। यानी कि कलकत्ता इन सब का एक बड़ा वर्जन था, समझ गए। अब हम देख लेते हैं वास्तव में सूतानाती, कोलिकाता, गोविंदपुरी कहाँ पे थी। तो आप ये देख रहे हैं हमारी प्यारी पृथ्वी है, ये है हमारा प्यारा भारत। तो हम इसमें पहले देख लेते हैं, इस समय वो गांव है, समझ गए। तो इस समय आपको इतनी दिक्कत होनी नहीं चाहिए कि वास्तव में सूतानाती क्या सर पहले वाला क्यों नहीं है, क्लियर। इस समय छोटे छोटे गांव हैं और हाँ देखिए सूतानाती आपको ये मिला सोहा बाजार के पास में, क्लियर। ये है सूतानाती आज के हिसाब से, समझ गए, क्योंकि नाम चेंज कर दिया गया, मैंने ऑलरेडी आपको बताया। तो आप ये सूतानाती देख सकते हो बंगाल में। दूसरा इसमें क्या है, हमने कौन सा था, कोलिकाता, कोलिकाता, क्लियर। ये है कोलिकाता आपका, कोलिकाता यहीं पे, क्लियर, पास में, ये देखो थोड़ी दूर पे ही है, ठीक है। तो आपने ये चीज़ें देख ली कि हाँ वास्तव में कहाँ पे था सूतानाती, गोविंदपुरी कहाँ पे था, क्लियर। ये देखिए ये रीजन था, समझ गए। कोलकाता आपको पास में ही राजधानी दिख रही है, यहाँ से ऐसे आप समझिए थोड़ा सा, एक मिनट, हाँ ये देखिए आपको यहाँ पे मिलेगा रामकृष्ण मिशन से थोड़ा ऊपर आइए, इंडिया म्यूजियम, ये देखिए साइंस सिटी कोलकाता, क्लियर। ये आपको कोलकाता मिला, अर्थात ये आसपास के इन्होंने गांवों को जोड़कर, आसपास की इन्होंने बस्तियों को जोड़कर इस कोलकाता को बसाया, क्लियर। यहीं देखो पास में विक्टोरिया महल है। तो आप इतनी चीज़ें देख लिए इन्हीं चीज़ों को बनाया उन्होंने कलकत्ता। और ये बना क्या, फोर्ट विलियम। कई बार यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछती है कि फोर्ट विलियम कहाँ पे था। देखो फोर्ट विलियम अलग है, फोर्ट सेंट डेविड अलग है, फोर्ट सेंट जॉर्ज अलग है, क्लियर। फोर्ट सेंट डेविड आपको पता है किसका था, फ्रांसीसियों का। फोर्ट सेंट जॉर्ज और फोर्ट विलियम किसका है, अंग्रेजों का, क्लियर। उस पर हम कभी डिस्कस करेंगे। तो आपने ये देख लिया। इसी समय क्या हुआ कि व्यापारिक लाभ के उद्देश्य से, अब देखो क्या हो रहा ना कि सत्ता भी परिवर्तित हो रही है और व्यापारियों को भी लग रहा है कि क्यों ना हम भारत के नवाब से मिलें या भारत के सम्राट से मिलें और उससे और रियायतें मांगे। उनको लगता था कि पहले जैसे हमने टॉमस रो को भेज दिया था, वो रोते रोते चला गया और उसको जहांगीर ने परमिशन दे दी। तो उन्होंने ये भी सोचा कि क्यों ना हम अपने एक नए गवर्नर को भेजें और वो जाए और वो भारत के लोगों से रियायतें मांगे। तो उन्होंने किसको भेजा, विलियम नॉरिस को। विलियम नॉरिस जब औरंगजेब के दरबार में आते हैं इंग्लैंड के दूत बनकर, औरंगजेब से कहते हैं कि भाई साहब आप हमको कुछ रियायतें दे दो, जो भी आपको पैसा लेना है वार्षिक वो आप हमसे वार्षिक ले लो। औरंगजेब ने कहा नहीं बाबूजी, आपको हम नहीं देंगे, क्योंकि पहले हम आपको रियायतें ऑलरेडी दे चुके हैं, अब नहीं देने वाले। तो इससे उसको असफलता हाथ लगती है। अब इस असफलता ने क्या हुआ कि इनके संबंधों को कटु बना दिया। अब अंग्रेजों ने ये सोचा कि अरे यार इसने तो अजीब हरकत कर दी, हम तो बड़ी मिन्नतें मना कर आए थे, इसने इंग्लैंड के राजा की बात नहीं मानी, अर्थात ये इंग्लैंड की इंसल्ट है। तो इंग्लैंड की इंसल्ट को प्रेसिस में तारीफ में तब्दील करने के लिए इसने क्या किया कि ये सोचा कि ठीक है औरंगजेब कुछ समय बाद तो मर ही जाएगा, जब मर जाएगा तब हम सत्ता अपनी इस्टेब्लिश करेंगे। तो इन्होंने अपनी गति को मंद कर लिया। इसीलिए आप देखना कई बार
कुछ जो साम्राज्यवादी हिस्टोरियन हैं वो आपको कैसे पढ़ाएंगे कि देखो भाई 1600 में हम व्यापार करने आए थे, अगर हमें साम्राज्य ही इस्टेब्लिश करना होता तो हम 100 वर्षों तक क्यों इंतज़ार करते। कई सारे आपको ऐसे पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले बच्चे भी मिल जाएंगे जो कहेंगे अरे नहीं भाई, कंपनी 1600 में आई थी, अगर उसके अंदर व्यापार करने का उद्देश्य होता तो ऐसा थोड़ा ना करते कि 100 साल तक इंतज़ार करते। 100 साल तक इंतज़ार नहीं किया था, 100 साल तक उनको मौका ही नहीं मिला था। क्यों? क्योंकि कभी औरंगजेब का सामना करना था तो कभी जहांगीर का करना था तो कभी अकबर का करना था। इनका सामना कैसे कर सकते थे, उस मुगल सत्ता का कैसे सामना कर सकते थे जो उस समय सबसे बड़ी सत्ता थी। इंग्लैंड तो उसके सामने बिल्कुल छोटा सा था, समझ गए। तो इसीलिए इन्होंने वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाई, यानी कि रुको और देखो की पॉलिसी अपनाई। और जब औरंगजेब मर गया तो आप जानते हो कि औरंगजेब के मरने के बाद मुगल साम्राज्य पतन की ओर चला गया, अर्थात औरंगजेब के इतना कोई योग्य शासक नहीं आ पाया जो कि मुगल साम्राज्य की बिखरी हुई रियासतों को एक माला में पिरोहित कर सके। अब जब वो कोई पिरो ही नहीं पा रहा था तो कई सारे क्षेत्रीय राजवंश उभर कर आए या कई सारी क्षेत्रीय रियासतें उभर कर आईं, चाहे वो हैदराबाद में चिनक्लीस खां के अंतर्गत हो, चाहे वो बंगाल में मुर्शिद कुली खां के अंतर्गत हो, या फिर अवध में शहादत खां के अंतर्गत हो। ये कई सारी रियासतों ने वास्तव में मुगल साम्राज्य के पतन के बाद अपनी प्रभुता इस्टेब्लिश करने का एक सुअवसर प्राप्त कर लिया। लेकिन ये जो रियासतें स्वतंत्र हुईं, अभी इन्होंने पूरी तरह से मुगल शासक से अपने संबंध विच्छेद नहीं किए थे, अर्थात सम्मान देने के लिए उनको वहाँ पे जब कोई सम्राट बनता था तो नजराना देने के लिए चले जाते थे। लेकिन इतनी शक्ति नहीं थी अभी मुगल सम्राट के अंतर्गत कि ये लोग अपनी स्वतंत्रता को रोक पाते। क्लियर? यानी कि ये अपनी स्वतंत्रता निश्चित कर चुके थे, बस समय की देरी थी कि हाँ कब मुगल शासक बस एक सिंबल बन जाए। क्लियर? इसी दिशा में बढ़ते हुए जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो कई सारे राजा बने, जिनमें से आप पढ़ते हो बहादुर शाह प्रथम, अर्थात जिसको शाह आलम प्रथम के नाम से जाना जाता है। उसके बाद बनता है दूसरा राजा, क्लियर, जहादर शाह, और उसी समय बनता है फर्रुख सियर। फर्रुख सियर को बनाने में बेसिकली दो बंधुओं का सबसे बड़ा योगदान है, उनको हम काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे, अली बंधुओं को। क्लियर? तो उन्होंने किस तरीके से इनको बनाया, किस तरीके से फर्रुख सियर को सत्ता दिलाई, क्लियर, किंग मेकर के रूप में उनको जाना जाता है, तो उनको हम पढ़ेंगे कभी भी, अभी यहाँ पे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो फर्रुख सियर के दरबार में जॉन सुरमन नाम का एक प्रतिनिधि मंडल आया। पहले किसके दरबार में आया था? औरंगजेब के। किसका नाम था उसका? विलियम नॉरिस। याद नहीं करना है, समझना है। 1717 में जब ये दरबार में आए तो इसी प्रतिनिधि मंडल में एक डॉक्टर भी था, हैमिल्टन। हुआ क्या कि फर्रुख सियर को एक बीमारी थी, उस बीमारी का सफलतापूर्वक इलाज कर दिया हैमिल्टन ने। अब फर्रुख सियर को लगा कि यार हम तो मरने वाले थे, ई हैमिल्टन ने तो हमारी रक्षा कर दी, अर्थात हैमिल्टन की ज़िंदगी का कर्ज हमारे ऊपर उधार। यानी कि आप ये समझ जाओ कि फर्रुख सियर इतना भावुक हो गया, उसको ये लगा कि हैमिल्टन के कारण ही अब मैं जीवित हूँ, या ब्रिटिशर्स की कृपा पात्र से ही अब मैं जीवित हूँ, अतः इसने हमारी ज़िंदगी बचाई, तो चलो अब हम अपनी ज़िंदगी इनके नाम कर देते हैं। और इनके नाम करने के चक्कर में उन्होंने पूछा अंग्रेज़ों से, सुरमन के नेतृत्व वाले उस प्रतिनिधि मंडल से, बताइए हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं सुरमन महोदय। तो फर्रुख सियर से सुरमन महोदय कहते हैं, बाबूजी हमें आपकी ज़्यादा सेवा नहीं चाहिए, आप इतना बस कर दो कि जो रियायतें आपने हमें सूरत तक क्षेत्रित की थी, जो रियायतें आपने हमें बंगाल में थोड़ी सी दी थी, उनका बस विस्तार कर दो। हम तो एक व्यापारिक कंपनी हैं और व्यापारिक कंपनी का केवल एक ही उद्देश्य होता है, व्यापार करना। अतः आप अगर हमें व्यापार में रियायतें दे दो तो हम ये मान लेंगे कि हमने जो आपकी ये प्राण बचाए, आपके जो इन प्राणों की रक्षा की, हमें उसका मूल्य मिल गया। फर्रुख सियर को लगा वाह, एक सम्राट के सामने इतने मृदु शब्दों का उपयोग कर रहा है सुरमन, अर्थात ये लोग कितने अच्छे हैं कि व्यापार के उद्देश्य के लिए इन्होंने इतनी हमारी मदद की, अर्थात ये व्यापारिक लोग इतने अच्छे हो सकते हैं, ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। तो उसने आदेश दे दिया कि भाई आपको हम गुजरात में ही नहीं,
आपको हम बल्कि दक्कन के सभी क्षेत्र में जहाँ तक सीमा है मुगल सम्राट की, वहाँ तक आप अपना ट्रेड कर सकते हो। ध्यान देना यहाँ पे। अभी मैं क्यों कह रहा हूँ और मैंने क्यों कही थी ये बात, कि आगे जब आप पढ़ेंगे तो आप ये समझ सकते हैं कि डुप्ले की महत्वाकांक्षा को क्यों काउंटर किया अंग्रेजों ने, और डुप्ले क्यों नहीं समझ पाया अंग्रेजों की उस समय की स्थिति को। अभी आप देख रहे हो अभी स्थिति कौन सी चल रही, 1717 की, और कर्नाटक वॉर कब होता है, 1748 के टाइम पीरियड पे। अब आप ये समझो कि ये जो इंडिया का मैप है, क्लियर, देखो इंडिया के मैप को आप तुरंत बनाना सीखा करो, क्लियर। ये इंडिया का जो मैप है, और मुगल सत्ता यहाँ तक थी, यहाँ से ये पूरी बंगाल और ये पूरा एरिया, ये पूरी सत्ता थी। अब इनको क्या हुआ कि दक्कन भी मिल गया। दक्कन का मतलब पूर्वी तट के कई सारे एरिया में कहीं पे भी ये अपनी बस्तियां इस्टेब्लिश कर लेते थे। इधर गुजरात तो इनको पूरा मिल ही गया था, सौराष्ट्र का एरिया। तो आप बताइए, जब हैदराबाद के नवाब ने डुप्ले को गवर्नर बनाया दक्कन में, तो क्या अंग्रेज उसे एक्सेप्ट करते, क्योंकि ऑलरेडी उनकी वहाँ पे प्रभुता थी। तो जब एक्सेप्ट ही नहीं करते तो डुप्ले की महत्वाकांक्षा साकार रूप कैसे ले पाती, भले ही क्लाइव होता या कोई और होता। क्लाइव तो एक गवर्नर मात्र था, समझ रहे ना, आगे और अच्छे से इसको आप समझेंगे। तो ये इन्होंने कर दिया। साथ ही कंपनी को बंगाल में दीवान की अनुमति से 38 गांवों को खरीदने की भी अनुमति दे दी। इस लाइन का क्या मतलब, इस लाइन का मतलब ये कि मुगल सम्राट तो आप जानते हो शक्तिशाली था, लेकिन उतना नहीं था जितना औरंगजेब था। तो उसने कहा, फर्रुखसियर ने, कि एक काम करो कि आप लोग बंगाल में जाओ, वहाँ पे जो उस समय दीवान है उससे मेरी बात करा देना, उससे टेलीफोन करके कह देना कि तुम्हारे महाराज ने हमसे कहा है कि अगर तुम परमिशन दे दो, उसके बदले में कुछ पैसे ले लो, तो हमें 38 गांव दे दो। 38 गांव जमींदारी के लिए, अर्थात 38 गांवों से रेवेन्यू प्राप्त करने का अधिकार आप हमें दे दो। तो बंगाल के दीवान ने कहा कि किसने कहा है, उन्होंने कहा मुगल सम्राट ने। तो उन्होंने कहा कि अच्छा। तो बात ये थी कि बंगाल का जो उस समय नवाब होता था, तो वो एक तरीके से आप कह सकते हो सांकेतिक रूप से, या आप एक तरीके से कह सकते हो व्यवहारिक, यानी कि व्यवहार में दिखाने के लिए मुगल बादशाह का सम्मान करते हैं, ये चीज़ वो कर रहा था। तो उसने कहा ठीक है, चलो हम आपको ये परमिशन देते हैं क्योंकि मुगल बादशाह ने कहा है। साथ ही उसने शाही मुद्रणालय के उपयोग की भी अनुमति दे दी। मतलब कि जो शाही मुद्रा का मतलब जैसे इंडिया में आरबीआई, आरबीआई जो पैसे छापती है, क्लियर, तो अभी किसके पास मोनोपोली है, केवल आरबीआई के पास। अब कल से मोदी जी कह दें अडानी से कि भाई आपको भी परमिशन है मुद्रा छापने का, समझ गए। तो ये क्या हुआ, ये एक तरीके का ये हुआ ना कि आरबीआई और जो वहाँ की मुद्रा थी, यानी कि अडानी की जो करेंसी है वो इक्वल हो गई। अर्थात अडानी की बात करो चाहे आरबीआई की बात करो, बात आप एक ही कंपनी की कर रहे हो। तो उस चीज़ की परमिशन दे दी। और ये देखो, आप यहाँ से मत समझा करो कि आज मोदी जी इतना प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। ये हर समय हुआ है, मतलब युगों की ये परंपरा रही है कि जो आपकी मदद करेगा आप उसको अपने सम्मान से, आप उसको रियायतों से पूरी तरह से भर दोगे, समझ गए। तो ये उस समय भी था। इसी चीज़ को उसने बढ़ाते हुए बंगाल के बाद हैदराबाद में कर दिया कि हैदराबाद में अब कंपनी निःशुल्क व्यापार कर सकती है। अब आप सोचो कि जब हैदराबाद में कंपनी को निःशुल्क अधिकार प्राप्त है, तो फिर हैदराबाद के नवाब के द्वारा अगर डुप्ले को कहीं का गवर्नर बना दिया गया है, और डुप्ले वहाँ से अगर पैसे की उगाही करेगा, तो कंपनी के लोग उसका विरोध नहीं करेंगे, करेंगे। समझ गए क्यों, क्योंकि कंपनी को तो पहले ही अधिकार मिल चुका निःशुल्क का, और डुप्ले अगर उसमें दखल करेगा तो डुप्ले सजा का भुक्तभोगी होगा। समझ रहे हो, तो ये स्टोरी आपको समझनी पड़ती है, तभी आप अपने आंसर को और बेहतरी से लिख सकते हो। इसी दिशा में बढ़ते हुए 10,000 रुपये वार्षिक टैक्स के बदले आयात निर्यात कर से मुक्ति दे दी गई सूरत में। समझना, धीरे धीरे को रियायतें बढ़ रही हैं। यहाँ पे ये था आपका सूरत, क्लियर। अब इस सूरत में क्या हुआ कि पहले ये लोग जब इनका माल आता था, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता था, तो इनको एक एक्साइज ड्यूटी पे करनी पड़ती थी रोज का रोज। तो कंपनी ने कहा कि बाबूजी आप हमसे 1 वर्ष का सीधे ले लिया करो, वैसे आपका 1 वर्ष का बनता है 15,000 रुपये, लेकिन हम आपको 1 वर्ष के लिए 10,000 रुपये दे दे रहे हैं, तो आप हमसे पूरा रोज रोज का टैक्स मत लिया करो। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, आप हमको पूरा एक मुश्त दे दिया करो। यही चीज़ों से क्या फ़ायदा हुआ
कि आगे चलकर कंपनी के बम्बई टकसाल में ढाले गए सिक्कों का समस्त भारत में प्रचलन होने लगा। अभी आपने पढ़ा था ना कि शाही मुद्रणालय की अनुमति मिल गई, लेकिन जब कंपनी के दिन बम्बई आ गया तो कंपनी ने बम्बई में अपनी एक टकसाल इस्टेब्लिश की। टकसाल का मतलब होता है मुद्रा छापने वाली जगह या मुद्रा छापने वाला कारखाना। तो वहाँ से जो सिक्के प्रचलित में आए वो समस्त भारत में चलने लगे। और आप देखोगे कि भारत में उस समय के अगर आपके पास सिक्के होंगे, कभी मुझे मौका मिलेगा तो मैं आपको सारे सिक्के दिखाऊंगा महारानी विक्टोरिया के, कि उस समय के सिक्के यानी कि 1745 के समय के जो सिक्के थे वो प्रचलन में आने लगे। इसीलिए आप देखोगे कि भारत में ब्रिटिश करेंसी या ब्रिटिश कॉइन्स बहुत पहले से मिलने लगे थे। समझ गए। इतने जब फरमान प्राप्त हो गए या फरमान के तहत इतनी रियायतें जब मिल गई, सूरत भी मिल गया, बंगाल में 38 गांव भी मिल गए, हैदराबाद में फ्री मुक्त व्यापार मिल गया, 10,000 रुपये में इंपोर्ट एक्सपोर्ट की ड्यूटी से आज़ादी मिल गई, तो इन सभी अधिकारों को सम्मिलित रूप से आर्म्स नाम के गवर्नर ने कहा कि वास्तव में ये कंपनी का मैग्ना कार्टा है, अर्थात कंपनी का ये अधिकार पत्र है। और ये अधिकार पत्र इतना बड़ा है कि इससे पहले आज तक किसी को नहीं मिला। समझ गए। अब सोचो, जब इतना बड़ा अधिकार पत्र मिल चुका है तो क्या कोई कंपनी अब ये चाहेगी कि उसके इन अधिकारों में कोई कटौती करे? वो तो यही चाहेगी ना कि अब इन अधिकारों में उसकी वृद्धि हो, और इन अधिकारों की वृद्धि को पूरा करने के लिए वो हर संभव तरीके अपनाएगी। कहने का मतलब उसने पहले मिन्नतें की, मान गए तो अच्छी बात है, नहीं माने तो दंड के भुक्तभोगी बनोगे। और इसी दिशा में आप देखोगे कि मुगल सत्ता कमज़ोर हो ही रही थी और कंपनी की सत्ता में वृद्धि हो रही थी। रियासतें जो क्षेत्रीय थी उनको भय था बाहर से, किसका? अफगानियों का, मराठों का। तो इस वैकल्पिक शून्य ने अंग्रेजों की विजय को प्रमोट कर दिया, अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा को साकार करने का एक सुअवसर दे दिया, क्योंकि बंगाल का नवाब लड़ रहा था अफगानियों से, मराठों से। मुगल सत्ता परेशान थी अपने क्षेत्रीय राजवंशों से, और अंग्रेज प्रसन्न थे क्योंकि ये सब आपस में लड़ रहे हैं, तो हम क्यों ना अपनी प्रभुता इस्टेब्लिश कर लें। अर्थात वो रास्ता नीट एंड क्लीन मिल गया जिसने उनकी बंगाल विजय को पूरी तरह से साकार रूप दे दिया। समझ गए। ऐसे नहीं बने थे जो ये कह दिया जाता है ना कि वो बेखबरी के दौर में जीते थे। बेखबरी के दौर में नहीं जीते थे, पूरी एक प्लानिंग थी। आपने ये देख लिया कि वास्तव में मुगल काल के संबंध में या मुगल काल के साथ कंपनी का संबंध किस तरीके से धीरे धीरे बढ़ा, कैसे कंपनी के अधिकारों में वृद्धि हुई। तो जब आपने ये चीज़ें देख ली और आपने ये देख लिया कि कंपनी का उस समय पश्चिमी तट पर कितनी ज़्यादा अधिकार हो चुकी थी, उसको गुजरात पूरा मिल चुका था, उसको सूरत में मिल चुका था, साथ ही उसको बम्बई पे टकसाल यानी कि इतना बड़ा क्षेत्र उसके अधीन आ चुका था, हैदराबाद भी उसके अधीन व्यापार करने को रियायतें मिल चुकी थी। और साथ ही आपको पता है कि बंगाल के कुछ क्षेत्रों में उसको अधिकार मिल गया था, लेकिन उसका उसे भी पैसा देना होता था, वहाँ अभी निःशुल्क कुछ नहीं था। तो आप बताइए, जब हमने इतना सब कंप्लीट कर लिया, जैसे आप आईएएस जब बन जाएंगे, अपने माता पिता को भारत दर्शन और वर्ल्ड के अलग अलग कंट्री आइलैंड्स में जब घुमा कर हो जाएगी पूरी व्यवस्था, तो आप क्या करेंगे? फिर सोचेंगे कि चलो अब लोक कल्याण करते हैं। हालांकि लोक कल्याण उस समय भी कर रहे होंगे, लेकिन उसके बाद आप अपने माता पिता से ही कहेंगे कि एक काम करो, अब आप कई सारे ऐसे काम करो जिससे आपका नाम नोबेल प्राइज़ के लिए आ सके। समझ गए। तो वो आप कार्य करवाओगे। तो वही चीज़ यहाँ पर अब कंपनी को लगा कि अब ये सब हो गया है, तो अब क्यों ना जो शेष बचा है उसको समेट लेते हैं। तो शेष जो बचा था वो था बंगाल, और इसीलिए अब बंगाल में अपनी प्रभुता को इस्टेब्लिश करने की शुरुआत की। तो अब हम जो कहानी पढ़ेंगे वो वास्तव में ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के मध्य की कहानी है। और ये अगर आप कहानी समझ गए तो आप प्लासी के पहले की पृष्ठभूमि को समझ जाएंगे। समझ रहे हैं? चलिए, तो आपने देखा था कि 1651 में पहली कोठी हुगली में शाह सूजा की अनुमति से अंग्रेजों ने वहाँ पे इस्टेब्लिश की। शाह सूजा कौन था? आपको पता है, शाहजहाँ का बेटा था, जो कि 1657 के उत्तराधिकार के युद्ध में 1658 में मारा गया। क्लियर। उसके बाद यहाँ का सूबेदार बनाया गया शाइस्ता खां को,
और फिर उसने कई सारी रियायतें दी। अभी उसका फिर से यहाँ पे रिवीजन हो जाएगा, आप देख सकते हो। तो शाह सूजा की अनुमति से हुगली में पहली कोठी बनाई। क्यों कोठी बनाई? क्योंकि उनको वहाँ पे व्यापार करना था। उसी समय राजवंश की एक स्त्री का इलाज किया गया एक अंग्रेज डॉक्टर बॉटन के द्वारा। आप ये समझ सकते हो कि जो डॉक्टर थे ना अंग्रेजों के, क्योंकि भारत में चिकित्सा आयुर्वेदिक पद्धति पे होती थी और इनकी जो पद्धति होती थी वो इंग्लिश पद्धति होती थी। तो इंग्लिश पद्धति से इलाज या मर्ज काफ़ी जल्दी ठीक हो जाता था। तो राजवंश की एक स्त्री का जब इलाज कर दिया तो शाह सूजा काफ़ी प्रसन्न हुआ। अब इतना प्रसन्न हो गया कि फर्रुखसियर से भी ज़्यादा आगे निकल गया। इसने कहा कि एक काम करो आप लोग कि बिहार, बंगाल और उड़ीसा में आपको हम फ्री ट्रेड करने की परमिशन दे देंगे, बशर्ते आप हमें केवल 3,000 रुपये वार्षिक टैक्स पे कर दो। आप एक चीज़ समझ रहे हो, बिल्कुल निजीकरण की जीती जागती एग्जाम्पल है शुरू से ही। इन्होंने क्या कहा कि रेलवे हमारी चल नहीं रही, हमारे अधिकारी टैक्स नहीं वसूल पा रहे, तो एक काम करो आप हमें केवल 3,000 रुपये वार्षिक दे दिया करो, आप बिहार से, बंगाल से और उड़ीसा से फ्री ट्रेड करते रहो। क्लियर? अब जब इन्होंने कहा कि ये कर सकते हो तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, हम आपको दे देते हैं 3,000 रुपये। अब जब 3,000 रुपये का इनको ये मिल गया तो आगे चलकर ये शाइस्ता खां मर जाते हैं। और आपको पता है इनके बाद आता है कौन? सॉरी, शाइस्ता खां नहीं, शाह सूजा जब मर जाते हैं तो उसके बाद वहाँ का सूबेदार बनता है कौन? शाइस्ता खां। शाइस्ता खां ने कई सारी इनको रियायतें दे दी थी। और शाइस्ता खां के बाद जो वहाँ का सूबेदार अगला नियुक्त होता है वो है अजीमुशान सूबेदार। अजीमुशान ने क्या किया था, आपने पहले पढ़ा था कि सूतानाती, कोलिकाता और गोविंदपुरी नाम की बस्तियाँ इनको दे दी। इन्हीं बस्तियों को सम्मिलित रूप से बचाया कलकत्ता के रूप में किसने? चौक चारनॉक ने। और इन्हें ही सम्मिलित रूप से उसने कहा फोर्ट विलियम। अर्थात बंगाल में अब कई सारे बड़ा एरिया उनके अधीन आ चुका था, जैसे फोर्ट विलियम के रूप में उन्हें संज्ञा दी जाने लगी। समझना, लेकिन अभी भी बम्बई के कितना महत्वपूर्ण नहीं हो पाया था। समझ रहे हैं, अभी बम्बई के कितनी प्रभुसत्ता यहाँ इस्टेब्लिश नहीं हो पाई थी। फिर आप देखते हो 1698 के बाद 1717 में फर्रुखसियर से एक मंडल मिलने आता है जॉन सुरमन के नेतृत्व में। उसी में हैमिल्टन नाम का एक डॉक्टर होता है, वो उसके इलाज कर देता है, जिससे वो प्रसन्न होकर वो क्या कहता है कि आपको जो पुराने सूबेदारों द्वारा जो रियायतें दी गई थी उनकी न केवल उसने पुष्टि कर दी बल्कि ये कह दिया कि आप आसपास के क्षेत्रों में और अपनी महत्वाकांक्षा बढ़ा सकते हो। यानी कि आप एक तरीके से ये भी कह सकते हो कि मुगल सम्राटों ने भी अंग्रेजों के अंदर महत्वाकांक्षा की प्रवृत्ति को डेवलप किया। इसीलिए कहा जाता है जयशंकर प्रसाद के द्वारा हिंदी साहित्य के सबसे बड़े साहित्यकार के रूप में या नाटककार के रूप में कि महत्वाकांक्षा की मोती निष्ठुरता की सीपी में पलती है। क्लियर? अब क्या हुआ कि बंगाल का नवाब असहाय था। भाई बंगाल का नवाब ये सोच रहा था कि यार अब हम क्या करें, जब फर्रुखसियर ये सब कह रहा है, क्योंकि नवाब है, मुगल सम्राट है, इसकी बात को हम टाल नहीं सकते और ना ही हम मना कर सकते हैं। और अगर हम उल्लंघन करते हैं तो ये होगा कि बताओ मुगल सम्राट की तुम कैसे बात काट सकते हो, क्योंकि आप तो एक सूबेदार हो। तो उसने कहा कि ठीक है यार, चलो चलने दो। इससे क्या हुआ कि कंपनी को न केवल फायदा हुआ बल्कि निजी व्यापार कर इसने इन अधिकारों का दुरुपयोग करना भी शुरू कर दिया। आप बताइए, अधिकार किसको दिया था फर्रुखसियर ने? कंपनी को। कंपनी ने क्या किया? उसको टैक्स कम पड़ने लगा। टैक्स कम पड़ने के साथ साथ कंपनी ने क्या किया? अपने उन अधिकारों को अन्य लोगों को देने लगा। जैसे कई बार होता है ना कि आप कोई ऑनलाइन क्लासेस एक्सेस करते हो तो आप क्या करते हो, उस पासवर्ड को अपने पड़ोसियों के साथ शेयर करने लगते हो। तो जब आप अपने पड़ोसियों को शेयर करने लगते हो तो आप एक तरीके से जो आपको रियायत मिली होती है उसका दुरुपयोग करते हो। तो इससे घाटा किसको होगा? उस संस्थान को, जिस संस्थान को आपने पे किया, क्योंकि उस संस्थान ने एक पर्सन के हिसाब से आपको वो वीडियो या वो उसकी आपको एक अमाउंट बताई थी, लेकिन आपने उसको 4 लोगों पे शेयर कर दिया। हालांकि आपकी मजबूरियां भी होती हैं कई बार, ऐसा नहीं कि आपका कैरेक्टर ख़राब होता है, आपकी मजबूरियां होती हैं। उसी समय आप देखोगे कि बंगाल के जो कई सारे नवाब थे, चाहे मैंने आपको शुरू में बताया था कि जब मुग़ल सम्राट औरंगज़ेब की मृत्यु होती है तो मुर्शीद कुली खां वहाँ का नवाब बनता है। तो उसी समय कई नवाब बंगाल के, चाहे मुर्शीद कुली खां हो, चाहे शुजा उद्दीन हो, चाहे अली वर्दी खां हो,
इन लोगों ने कुछ भी विरोध नहीं किया। उन्होंने देखा कि फ़र्रुखसियर है, अगर इससे ज़्यादा कहेंगे तो ये कुछ ना कुछ बोलता रहेगा और फिर अच्छा नहीं लगता है, मतलब सम्मानीय इंसान है, अभी तक हम इसी के अधीन रहे थे और मुग़ल सम्राट अपने आप में एक सम्माननीय बात है। जैसे वर्तमान संदर्भ में आप देख सकते हो ना कि लाल कृष्ण आडवाणी जी एक सम्माननीय व्यक्ति हैं। क्लियर, ये बात अलग है कि उनकी बात मानी जाए या ना मानी जाए, वो एक अलग मुद्दा हो जाता है, लेकिन उनका अपमान नहीं किया जा सकता। समझ गए, भले ही उनको प्राइम मिनिस्टर या राष्ट्रपति के पद पर सुशोभित ना किया गया हो, लेकिन अभी भी उनका अपमान नहीं किया जा सकता और ना ही उनकी प्रभुता को इस्टेब्लिश होने दिया जा सकता है। तो वही चीज़ थी उस समय के सुजाउद्दीन अलीवर्दी खां और मुर्शीद कुली खां की। लेकिन समय और परिस्थितियां जब बदली, धीरे धीरे कालक्रम कालखंड जब परिवर्तित होने लगे, तो अलीवर्दी खां को ये लगा कि ये जो यूरोपियंस है ना, ये वास्तव में व्यापारिक नहीं है, इनका उद्देश्य व्यापार नहीं है, ये व्यापार का तो बस आवरण लगाए हुए हैं, इनके अंदर साम्राज्यवाद की एक महत्वाकांक्षा नहीं थे। अर्थात उस समय अगर कोई एक सबसे योग्य व्यक्ति था जो अंग्रेजों के चरित्र, चाल और चित्त को समझ पाया था, वो अलीवर्दी खां था। इसीलिए अलीवर्दी ने कहा कि अगर आपने यूरोपियंस को छेड़ा तो वो एक मधुमक्खी की तरह हैं जो आपको काट खाएंगे। अर्थात अगर आप इनको नहीं भी छेड़ते हो तो भी दिक्कत, छेड़ते हो तो भी दिक्कत। ऐसा उसने क्यों कहा? ऐसा उसने इसलिए कहा क्योंकि अब इस समय कंपनी को जितने अधिकार मिल चुके थे वो अन्य कंपनियों की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा थे। अर्थात ये अधिकार किसी व्यापारिक कंपनी को राजनीतिक कंपनी बनने की ओर पूरी तरह से सार्थक थे। अर्थात अगर ये अधिकार किसी भी कंपनी को दे दिए जाएं तो वो कंपनी व्यापारिक निकाय नहीं रह सकती, उसकी महत्वाकांक्षा इतनी प्रबल हो जाएंगी कि वो आगे अपने आप को प्रशासनिक निकाय बनाने का प्रयास करेगी। अब आप बताइए कि क्या यहाँ पे क्लाइव की कोई भूमिका थी? अर्थात कंपनी को पहले से ही इतने अधिकार मिल चुके थे जो फ्रांस को तो मिले ही नहीं थे। तो ये कैसे हम कह सकते हैं कि डुप्ले अगर बंगाल में जाता तो उसे वहाँ की चाबी मिल जाती? अधिकारों की पृष्ठभूमि ने ही तो क्लाइव और वाटसन को वहाँ पर महत्वाकांक्षा के रूप में साकार रूप देने का प्रयत्न किया। यानी कि अधिकारों की प्राप्ति तो पहले से ही हो चुकी थी। बंगाल विजय या 1757 की प्लासी तो मात्र एक छोटी सी घटना थी। समझ रहे हो? ऐसे आपको थिंकिंग करना होता है। होता क्या है कि हम रिलेट नहीं कर पाते घटनाओं को, और ना ही आम संस्थान आपको ऐसे रिलेट कराएगा कि प्रीवियस घटनाएं कैसे 1757 की पृष्ठभूमि के पूर्व ही अधिकारों से पूरी तरह से संपन्न कर चुकी थी, और उन अधिकारों की संपन्नता में जब विपन्नता आने लगी या जब रुकावटें आने लगी तो कैसे वो महत्वाकांक्षी के रूप में तलवार को उठाकर युद्ध किया, और युद्ध करके उन सभी जगने वाली जो महत्वाकांक्षाएं थी या जो रोकने वाली जो विपन्नताएं थी उनको समाप्त करके डायरेक्ट अपना एकाधिकार प्राप्त किया। समझ गए? तो ये समझ सकते हो इनकी पूरी तरीके से एक स्ट्रेटजी क्या थी। फिर बात आती है कि देश के कानूनों को मानने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को बाध्य किया, साथ ही वहीं चुंगी वसूली को जो अन्य व्यापारी दे रहे थे, बंगाल के उपरोक्त नवाबों ने उसके लिए दबाव बनाया। लेकिन क्या ये दबाव सफल हो पाया? तो नहीं हो पाया, और इसी दबाव के असफल होने पे कई सारे बंगाल के नवाबों ने विरोध किया, और उस विरोध का ही परिणाम था कि युद्ध हुए। क्लियर? किलेबंदी की मनाही की गई। किलेबंदी की मनाही क्यों की गई? क्योंकि उस समय बंगाल के नवाब को लगता था आप किलेबंदी कर रहे हो तो सीधा सा प्रश्न है, आप ये कह रहे हो कि हमें आपसे सुरक्षा ही नहीं है, अर्थात हम आपके क्षेत्र में रहकर डर रहे, और अगर आप क्षेत्र में रहकर डर रहे हो तो बाकी भी तो कंपनियां थीं, डच भी तो थे, फ्रेंच भी तो थे, उन वो भी कल से कहने लगते। अर्थात सब हमारे लिए इक्वल हैं। और आपको पता है कि उस समय फर्रुखसियर तो था नहीं जो इतना ज़्यादा मोहित हो चुका था। उस समय इसके पहले अजीमुशान भी नहीं था, क्लियर, जो इनसे मोहित हो चुका होता, या शाइस्ता खां भी नहीं था जो इनसे मोहित हो चुका होता। समझ रहे? अर्थात ये कोई भी ऐसी पर्सनैलिटी नहीं थी जो इनसे मोहित हो चुकी होती, इसलिए इन लोगों ने इसका विरोध करना शुरू किया, और इस विरोध ने ही आगे चलकर कंपनी को महत्वाकांक्षी बनाने में एक सफल योगदान दिया। क्लियर? मुगल सत्ता का विघटन हो चुका था, मराठा आक्रमण का भी भय था, वहीं
साथ ही अब्दाली के संभावित आक्रमणों का भी खतरा था। आप देखते हो ना 1739 में अहमद शाह अब्दाली आक्रमण करता है भारत, सॉरी अहमद शाह अब्दाली 1793 में नहीं, 1793 में नादिर शाह आक्रमण करता है और उसके बाद ये डर लगा रहता है कि कब अहमद शाह अब्दाली आक्रमण कर देगा भारत में। और आप देखते हो कि 1761 में अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण होता है, जो थर्ड पानीपत की बैटल के रूप में जाना जाता है। वो बैटल मराठों और अहमद शाह अब्दाली के मध्य होती है, उसे हम आगे पढ़ेंगे जब मराठों का संघर्ष पढ़ेंगे। लेकिन इन सब भय ने वास्तव में मुगल सत्ता या बंगाल के नवाब को पूरी तरह से झकझोर दिया था, और बंगाल के नवाब के ऊपर ये प्रेशर बढ़ता ही जा रहा था कि अगर वो कंपनी को रियायत नहीं देंगे तो होगा क्या कि उनकी भी सत्ता जा सकती है। यानी कि परिस्थितियां पूरी तरह से प्रतिकूल हो चुकी थी, तो उन प्रतिकूल परिस्थितियों को अनुकूल सिर्फ एक ही तरीके से बनाया जा सकता था कि अंग्रेजों को धीरे धीरे करके कम से कम रियायत देने का प्रयत्न करो। और उसी दिशा में अंग्रेज क्या कर रहे थे कि दक्षिण में फ्रांसीसियों को पराजित कर चुके थे। आप पढ़ते हो ना कि फर्स्ट कर्नाटक वॉर कब हुआ था, 1748 टू 1749 के आसपास। क्लियर। इस 1748 टू 1749 के आसपास कर्नाटक बैटल में क्या हुआ कि फ्रांसीसी की ना तो हार हुई पूर्णतया, लेकिन अंग्रेजों को लगा कि अब हम जीत सकते हैं। और उसी दिशा में बढ़ते हुए जब अंग्रेजों को लगा कि हम तो यहाँ पे कोई फ़ायदा ही नहीं है, यहाँ तो हम जीत ही जाएंगे फ्रांसीसी को पराजित करके, क्यों ना हम बंगाल की ओर बढ़ें। और बंगाल की ओर बढ़ना ही उनके लिए एक सफल कार्यक्रम सिद्ध हुआ। और इस कार्यक्रम की ओर बढ़ना क्या क्लाइव के अंदर महत्वाकांक्षा जगी थी या फिर कंपनी के अंदर पहले से महत्वाकांक्षा थी? यानी कि कंपनी ही तो प्लान कर रही थी कि कहाँ पे क्लाइव को जाना है, कहाँ पे वाटसन को जाना है। अर्थात निर्देश कौन दे रहा था? कंपनी। और कंपनी को कौन दे रहा था? ब्रिटेन की सरकार। तो जब आप ये प्रश्न कभी पढ़ते हो ना कि भारत विजय में क्या राष्ट्रीय सहमत थी, हालांकि हम सब कराएंगे, चिंता मत करो, लेकिन हम आपको यहाँ लिंक बस कर दे रहे हैं, तो आप देखते हो ना कि नहीं भाई, राष्ट्रीय सहमति थी। और राष्ट्रीय सहमति ने ही तो फ्रांस को बंगाल, अंग्रेजों को फ्रांसीसियों के चंगुल से निकाल कर बंगाल की ओर बढ़ाया। क्लियर। और इसी दिशा में देखोगे कि जो बंगाल के नवाब थे उनका बाह्य संपर्क इतना अच्छा नहीं था। अर्थात अलीवर्दी खां को अगर हम छोड़ दें, वो समझ तो रहा था, लेकिन इतना वो नहीं जागरूक था कि वास्तव में जो अंग्रेज थे ये व्यापारी नहीं थे, बल्कि ये सब के सब प्रशासनिक महत्वाकांक्षा पाले हुए थे। अतः इनका उद्देश्य ही था साम्राज्यवादी होना। और जब 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु हो गई, तब ये परिस्थितियां और बंगाल के लिए विपरीत हुईं और परिस्थितियां इनके लिए प्रतिकूल हो गईं। और इन प्रतिकूल परिस्थितियों का सानुकूल उपयोग किया अंग्रेजों ने। क्यों? क्योंकि अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद उसका नाती सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। ध्यान देना, वर्ड मैंने क्या बोला? नाती। अब नाती को बंगाल का नवाब बनते देख क्या अलीवर्दी खां की बहन, क्या अलीवर्दी खां के पड़ोसी, क्या अलीवर्दी खां के राज्य में रहने वाले उनके काफ़ी करीबी, यहाँ तक कि उनका बेटा, क्या ये चाहेगा कि सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बने? कौन चाहेगा कि किसी का नाती बंगाल का नवाब बने, उसके बेटे के होने के बावजूद, उसकी बेटी और उसकी बेटी के लड़के के होने के बावजूद? तो इस चीज़ के विरोध के लिए सिराजुद्दौला की नवाबपन की ये जो चुनौती थी, या जो नवाब बनने की ये जो प्रक्रिया थी, उसको रोकने का प्रयत्न किया गया। और उसको रोकने के प्रयत्न में कई सारे विरोधी उभर कर आए, जिसमें स्वयं उसका सेनापति मीर जाफर शामिल था। कई सारे व्यापारी, अमीचंद, जगत सेठ, राजबल्लभ ये शामिल थे। घसीटी बेगम शामिल थी और शौकत जंग शामिल थे। घसीटी बेगम कौन थी, शौकत जंग कौन थे? अगर आपको ये पता चल जाए तो वास्तव में आप ये समझ सकते हो कि हाँ, ये लोग क्यों आखिरकार ऐसे विरोध कर रहे थे। घसीटी बेगम अलीवर्दी खां की सबसे बड़ी बहन थी, सबसे बड़ी बेटी थी। क्लियर। अब आप बताइए, जब बेटी ही जीवित है तो वो क्यों चाहेगी कि कोई और व्यक्ति बने? समझ रहे? तो अलीवर्दी खां की सबसे बड़ी बेटी थी और सिराजुद्दौला उसका भांजा लगता था। क्लियर। तो वो नहीं चाहती थी कि उसका भांजा कभी भी सत्ता में आए। और उसी समय शौकत जो था वो उसकी बहन का पुत्र था। किसकी? घसीटी बेगम का। तो आप समझ सकते हो
कि घसीटी बेगम अलीवर्दी खां की बड़ी बेटी, और जो शौकत जंग था वो उसी की बहन का लड़का था। तो वो ये चाह रही थी कि ये बने, ना कि सिराजुद्दौला बने। क्लियर। उसके पीछे अन्य भी कई सारे रीजन हैं। जब आप बंगाल की डीपली हिस्ट्री पढ़ते हो तो आपको और अच्छे से समझ में आएंगी, लेकिन हमें वो चीज़ें नहीं पढ़नी, हमें बस मोटा मोटा पढ़ना होता है। क्लियर। तो सिराज की जगह ये चाह रहे थे कि कोई अन्य नवाब बने। अब आप बताइए, बंगाल में वैसे भी गिद्ध की तरह नज़र किसकी थी? अंग्रेजों की। बंगाल के नवाबों को डर किसका था? अहमद शाह अब्दाली और मराठों का। तीसरे बन गए ये। अर्थात जो भी बंगाल की सत्ता पे बैठा उसकी स्थिति इतनी नाजुक थी कि अगर जरा सी भी उसने कोई एक मिस्टेक कर दी तो वो गर्त में चला जाएगा। लेकिन फिर भी सिराजुद्दौला ने क्या किया? इन तीनों समस्याओं से निपटने के लिए सबसे पहले उसने विरोधियों को पकड़ा, और विरोधियों में उसने सबसे पहले क्या किया? घसीटी बेगम को कैद कर लिया। अब आप बताइए, घसीटी बेगम को जब उसने कैद कर लिया तो कौन बचा? शौकत जंग बचा। शौकत जंग को उसने क्या किया? एक युद्ध में मार दिया। दोनों खत्म, घसीटी बेगम भी आउट हो गई, शौकत जंग भी आउट हो गए। घसीटी बेगम और शौकत जंग की बढ़ती हुई इस महत्वाकांक्षा को जब पूरी तरह से दमन कर दिया तो राजबल्लभ, अमीचंद और जगत सेठ ये भी डर गए। समझ गए? मीर जाफर तो सेनापति ही था, वो कहा कि नहीं यार, अभी अगर हम लड़ते हैं तो महाराज हमको भी मार देंगे। उसने अपनी महत्वाकांक्षा को दबा लिया। महत्वाकांक्षा समाप्त नहीं की, दबा ली। उसने सोचा जब मौका मिलेगा तब हम देखेंगे। क्लियर। इस तरीके से सिराज ने क्या किया? अपने विरोधियों का दमन कर दिया। लेकिन उसको ये पता ही नहीं था कि अभी उसका सबसे बड़ा विरोधी अंग्रेज अभी उसके ऊपर नज़र रखे हुए हैं। इसीलिए उसे विरोधियों प्लस कंपनी इज इक्वल टू सिराज के साथ युद्ध करना पड़ा। अर्थात सिराज अकेला था और उसके साथ युद्ध कर रहे थे दो लोग, उसके विरोधी और कंपनी, और जिस कारण आगे होता है बैटल ऑफ प्लासी। क्लियर। ये थी उसके पहले की पृष्ठभूमि कि किस तरीके से उसे आंतरिक विद्रोहों का सामना करना पड़ रहा था, जिसने आगे चलकर बैटल ऑफ प्लासी को प्रमोट किया। मैंने आपको बता दिया कि उसने घसीटी बेगम को कैद कर लिया था और बाद में जाकर उसने शौकत जंग को एक युद्ध में भी मरवा दिया। क्लियर। राजवल्लभ कौन थे ये भी आपने देख लिया। मनिहारी का युद्ध हुआ था 1756 में, अर्थात एक साल पहले, तो उसमें शौकत जंग को मरवा देता है। क्लियर। अर्थात उसने आंतरिक स्थिति को मजबूत कर लिया। अब बारी आती है अपनी बाह्य स्थिति को मजबूत करने की। मैंने आपको बताया ना, दो तरीके का विरोध था। एक था आंतरिक, आंतरिक में उसके जो करीबी थे विरोधी उनको समाप्त किया। दूसरा था बाहरी, बाहरी में कौन से थे? मराठा थे, साथ ही अब्दाली था और साथ ही कंपनी थी। मराठों को उसने रोक रखा था, अब्दाली अभी आया नहीं था, तो उसने सोचा पहले हम कंपनी से लड़ लेते हैं। और कंपनी से लड़ने के लिए ऐसा नहीं कि कंपनी से उसको लड़ने का मन था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कंपनी ऐसे गलत कार्य कर रही थी, कंपनी अपने आप को बार बार ये साबित करने का प्रयत्न कर रही थी कि वो वास्तव में बंगाल की नवाब है, ना कि सिराजुद्दौला। तो उस चीज़ को काउंटर करने के लिए उसने कंपनी पर हमला किया, और उसे ही आप देखते हो ब्लैक होल की घटना कहते हैं, या आप कह सकते हो फोर्ट विलियम पे जो उसने आक्रमण किया उसकी घटना कहते हैं। था क्या कि सिराजुद्दौला वास्तव में अलीवर्दी खां यानी कि अपने पहले के यानी कि नातिन जो है सिराजुद्दौला, वो अपने अलीवर्दी खां की बात को मानता था। वो जानता था कि जो अलीवर्दी खां ने कहा है कि ये मधुमक्खी हैं, तो उसी चीज़ को ध्यान में रख कर कभी भी उसने अंग्रेज़ों को बंगाल में पांव जमाने की कोशिश नहीं करने दी। अर्थात कभी भी वो नहीं चाहता था कि अंग्रेज इतने प्रभुत्वशाली बन सकें कि उसकी शक्ति को ही चुनौती देने लगें। इसीलिए कई बार दोनों के मध्य टकराव हुए, और इन टकराव का कारण केवल एक नहीं था, कई सारे कारण थे। पहला कारण ये था कि जब नवाब बना सिराजुद्दौला तो कंपनी ने उसे नजराना नहीं दिया। नजराना का मतलब सिंपल सा ऐसे समझो कि जब जैसे आप में से किसी का विवाह होगा होगा सभी का होगा, तो आपकी जब प्रेयसी या आपके जब प्रियतम आपसे मिलने आएंगे, मतलब फर्स्ट उसमें विवाह के अगले दिन, तो वो आपसे कहेंगे ना कि मुंह दिखाई कुछ हमें दे रही हो कि नहीं दे रही हो, या मुंह दिखाई कुछ हमें दे रहे हो या नहीं दे रहे हो। हालांकि दोनों स्थिति में लड़कों को ही देना पड़ता है लड़कियों को, अगर लड़कियों को नहीं मिला तो नाराज। क्लियर।
और लड़कों ने अगर नहीं दिया तो नाराज। क्लियर। तो इस मुंह दिखाई को अगर नहीं दिया तो लड़ाई की शुरुआत पहले दिन से उस गृहस्थ जीवन में होने लगती है। वही चीज़ यहाँ पे थी कि अंग्रेजों जो नवाब था सिराजुद्दौला, उसको मुंह दिखाई नहीं दी कंपनी ने। भले ही रुपए कम हो, 100 रुपये कोई दे, चाहे एक रिंग दे, चाहे डायमंड की रिंग दे, या कुछ भी ना दे, मतलब प्यार मोहब्बत से अगर 50 रुपये भी दे देता है या बोल भी देता है तो भी एक खुशी होती है ना कि हाँ फला सास, उनकी सास ने ये दिया, उनकी मामी ने ये दिया, उसकी बहन ने ये दिया। मतलब अपनी माँ को जब आप बताते हो कि हाँ ये चीज़ें हमें मिली, तो ये एक अलग वो होता है, तहजीब हो जाती है कि हाँ कि आपने, इसने हमें सम्मानपूर्वक हर चीज़ दी, अर्थात हम इस घर का पार्ट बन गए हैं। तो मुंह दिखाई जब नहीं दी कंपनी ने, तो नवाब को बड़ी गुस्सा आ गई कि यार हद है यार, मेरी मतलब इतनी इंसल्ट, मैं ऐसी हूँ इस घर में। नवाब को ये लगा। अब यहाँ ये मत कहना कि नवाब को आपने लेडीज़ क्यों बना दिया, आप समझ तभी सकते हो कि नजराने का मतलब क्या होता है। क्लियर। साथ ही कलकत्ता व अन्य जगहों पर मनाही के बावजूद वो किलेबंदी करते रहे। अर्थात कंपनी को नवाब ने कह दिया था कि बाबूजी किलेबंदी नहीं करनी है, अर्थात आपको किसी से कोई खतरा लेने की ज़रूरत नहीं है। और जब आप एक व्यापारी हो तो आपको किलेबंदी क्या करनी है, आपको थोड़ा ना राजनेता बनना है, या आपको थोड़ा ना कोई युद्ध करना है। लेकिन कंपनी वाले क्या दुहाई देते थे कि बाबूजी हमें फ्रांस से बड़ा डर है। तो वो बोलता था राजा हम हैं, अगर कभी ऐसी स्थिति आई तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। अगर फ्रेंच की जो चंदर नगर की बस्ती है, अगर वो आप पर कोई डिस्टरबेंस लाती है, आपकी प्रभुता को समाप्त करने का प्रयत्न करती है, आपके व्यापार में अगर बाधा बनती है, तो आप हमसे कंप्लेन करो, खुद ही चौधरी बनकर उसे सुलझाने का प्रयत्न मत करो। क्लियर। तीसरा कारण था दस्तक का दुरुपयोग। दस्तक बेसिकली एक ट्रेड लाइसेंस होता था। जैसे जब आप जीएसटी पे करते हो तो आपको एक लाइसेंस लेना पड़ता है। और आप बताइए, अगर आप जीएसटी पे ही ना करो तो सरकार आपको रोकेगी ना। या आप गाड़ी चलाते हो या चलाती हो तो आपके पास अगर ड्राइविंग लाइसेंस ही ना हो, ड्राइविंग लाइसेंस इसलिए नहीं होना ज़रूरी होता है कि आपको गाड़ी चलानी आती है, ड्राइविंग लाइसेंस इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि उसमें आप सरकार को एक रेवेन्यू पे करके आते हो, और उस रेवेन्यू से ही तो सरकार चलती है। और अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं बनवा रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, सरकार को एक अमाउंट नहीं दे रहे हो। और सरकार को अगर आप राजस्व ही नहीं दोगे तो वो राज्य अधिकारी कैसे रखेगी, और राज्य अधिकारी नहीं रखेगी तो उसका राज्य कैसे बनेगा, और फिर उसके राजत्व का सिद्धांत कैसे परिपूर्ण होगा। समझ गए। तो दस्तक एक कोई लाइसेंस ना होकर वास्तव में वहाँ के राजा की प्रभुसत्ता का प्रतीक था। और अगर इसे ही आप दुरुपयोग करने लगे तो ये वास्तव में बंगाल के नवाब की या वहाँ के राजा की राजत्व के सिद्धांत का उल्लंघन था। और इसीलिए इस चीज़ के लिए नवाब नाराज हुआ। इसके अलावा व्यापारी की अपेक्षा मालिक बनने की प्रवृत्ति। जैसे कई बार होता है ना कि कुछ लोग क्या होते हैं, अगर उनको थोड़ा सा मौका दे दो तो वो क्या करेंगे, व्यापारी से ज़्यादा, यानी कि नौकर से ज़्यादा मालिक बनने की कोशिश करते हैं कि हाँ हम इस चीज़ के लिए आपके लिए आए, ये सारी चीज़ें। तो इन चीज़ों ने क्या किया कि नवाब को ये दर्शा दिया कि ये कंपनी ना बड़ी ख़राब है, इससे दोस्ती नहीं करनी, इसको हर हाल में बंगाल से बाहर करना है। और इसी दिशा में सिराज ने क्या किया कि 1756 में कासिम बाजार और 20 जून 1756 में फोर्ट विलियम। अब बताइए फोर्ट विलियम क्या था। फोर्ट विलियम था सूतानाती, कोलिकाता और गोविंदपुरी की सम्मिलित बस्ती को कहते थे। क्लियर। अर्थात इन तीनों क्षेत्रों पर हमला किया और वहाँ पर हमला करके कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। कलकत्ता किसकी राजधानी थी उस समय बताइए, या कलकत्ता में बस्ती किसकी प्रमुख थी, कंपनियों की। क्लियर। तो कंपनियों के जब कलकत्ता पे अधिकार कर लिया तो इनको भगा दिया गया। इनको भगा कर ये कहाँ चले गए बेचारे, फुल्टा द्वीप पे। आप एक बार फुल्टा द्वीप की लोकेशन देख लो, ये है देखो आपका फुल्टा आइलैंड। एक मिनट, यहाँ पे हमने डाला आपका ये फुल्टा, उड़ीसा में आपको मिलेगा हुगली नदी के पास में। क्लियर। ये देखो बिल्कुल पास में। ठीक। तो यहाँ पे ये तो मतलब फुल्टा एरिया है पूरा। ठीक है। यहीं पे पास में था फुल्टा आइलैंड, उड़ीसा के ही गंजाम ज़िले में। क्लियर। तो आप ये देख सकते हो लोकेशन कैसे वो आकर यहाँ पर फिर अपने आप को बसा लिए। क्लियर। यानी कि वो कलकत्ता से निकल कर इधर की ओर आ गए। समझ गए। अर्थात वो लोग नवाब सिराजुद्दौला से डर गए, और डर कर वापस जब वो इधर आ गए तो उनको ये लगा कि अब हमें
किसी न किसी तरीके से बंगाल में फिर से अपनी सत्ता को इस्टेब्लिश करने का कोई नए तरीके देखने पड़ेंगे, अर्थात हम नवाब को ऐसे पराजित नहीं कर सकते। समझ गए? तो आपने ये चीज़ें देख ली। ये देखिए है ना उल्टा द्वीप, यानी कि आप एक हिसाब से ऐसे देखो, यहाँ पे ये है प्यारा भारत हमारा, यहाँ से हम चले इस ओर, हाँ थोड़ा सा नज़दीक और यहाँ पे आए हम। क्लियर? ये है भुवनेश्वर उड़ीसा। क्लियर? यहीं पे था उल्टा आपका कटक, ये पूरी। क्लियर? यहाँ पर आपको मिलेगा उल्टा द्वीप, नीलगिरी। समझ गया? तो यहाँ पे आपको छोटा सा मतलब उल्टा क्षेत्र मिलेगा, तो यहीं पर ये लोग आके अपना रहने लगे। समझ गए? कुछ समय तक ये यहाँ पे रहे, जब तक कि यहाँ पे ब्रिटिश सेना की उतनी प्लान नहीं बन पाया, उन्होंने जब तक अपना षड्यंत्र नहीं तैयार कर लिया। क्लियर? अब जब ये स्थिति हो गई तो ये नवाब की वास्तव में बहुत बड़ी विजय थी। इस चीज़ को लेकर क्या हुआ, नवाब काफ़ी प्रसन्न हुआ। उसने क्या किया, अब ये विजय के बाद मानिक चंद्र को कलकत्ता की जिम्मेदारी सौंप दी, यानी कलकत्ता पे उसने अधिकार कर लिया था नवाब ने, और कलकत्ता की जिम्मेदारी सौंपकर स्वयं अपना राजधानी मुर्शिदाबाद की ओर लौट गया। मुर्शिदाबाद वास्तव में कलकत्ता के पास में ही राजधानी थी बंगाल में, तो वो वहाँ लौट गया। जब वो वहाँ लौट जाता है तो इसके बाद क्या होता है कि क्लाइव और वाटसन को वहाँ से भेजा जाता है। कहाँ से? साउथ से, दक्कन से, कि जाओ तुम वहाँ पे बंगाल में, अब तुम्हारी ज़रूरत है और सत्ता को इस्टेब्लिश करो। तो क्लाइव आते हैं और इसी जो ये मानिक चंद है इसको रिश्वत देकर इससे कलकत्ता पर पुनः अधिकार कर लेते हैं, और उस अधिकार को ही चुनौती देने के लिए फिर से सिराजुद्दौला इस पर हमला करता है। तो वो हम अपने अगले पार्ट में स्टोरी देखेंगे। हम यहाँ तक की ही स्टोरी केवल इस पार्ट में पढ़ेंगे। और आपको पता होना चाहिए कि इसी समय जब कलकत्ता पे हमला किया था, फोर्ट विलियम पे जब हमला किया था सिराजुद्दौला ने, तो एक घटना काफ़ी चर्चित में रहती है, ब्लैक होल। हालांकि ये वास्तव में हालवेल के मस्तिष्क की उपज है। कहने का मतलब कि उस समय के जो हिस्टोरियन थे, समकालीन जो इतिहासकार थे, गुलाम हुसैन ने, उन्होंने अपनी पुस्तक मुक्त खरीन में ऐसी किसी भी घटना का उल्लेख नहीं किया है। तो इसीलिए इस घटना को उतना प्रासंगिक नहीं माना जाता, लेकिन अंग्रेज इसी घटना को आधार बनाकर सिराजुद्दौला पर हमला करते हैं कि वास्तव में उसने हमारी प्रभुता पे या हमारे लोगों के साथ जो नृशंस व्यवहार किया है उसका हमें जवाब देना है। नृशंस व्यवहार क्या था? एक छोटी सी कोठरी थी, उसमें 20 से 25 लोगों को इसने बंद कर दिया, कहा यह जाता है, और उसी में कोठरी में हालवेल भी था, लेकिन वो 20 से 25 लोग मर जाते हैं दम घुटने से, लेकिन हालवेल बच जाता है। तो वो इस चीज़ का वर्णन करता है अपनी पुस्तक में। क्लियर? तो ये इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, बस आपको ये पता होना चाहिए हाँ ब्लैक होल की घटना किसी से संबद्ध है। अब हम अपने अगले पार्ट में देखेंगे कि वास्तव में प्लासी का युद्ध हुआ क्यों, उसके पीछे की पृष्ठभूमि बड़े लेवल पर तो हमने पढ़ ली, लेकिन मानिक चंद के बाद की कहानी को हम अपने अगले पार्ट में पढ़ेंगे। और अगले पार्ट में हमारा प्लासी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके अगले पार्ट में हम बक्सर विजय को देखेंगे, और अपने नेक्स्ट पार्ट में पार्ट 8 और पार्ट 9 में फिर हम प्लासी से संबद्ध क्वेश्चन करेंगे, और पार्ट 9 में बक्सर से संबद्ध क्वेश्चन करेंगे, ताकि आपको ये सारे टॉपिक काफ़ी डेप्थ में तैयार हो जाएं। क्लियर? उम्मीद है आपको आज का टॉपिक काफ़ी पसंद आया होगा, साथ ही चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। तो मिलते हैं अपने अगले पार्ट में, तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।